लगाया था। लाइव। ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्यम पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल। एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, उसका पार्ट 1। तो बिल्कुल एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है जी, चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है MS एक्सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस प्रकार से MS वर्ड इंपॉर्टेंट था वैसे ही MS एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या हमें इसकी भी 10 क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी? 10 कोशिश करेंगे ना पढ़ानी पड़े, पर 10 तो नहीं, लेकिन थोड़ी कम, लेकिन बिल्कुल 1-2 क्लास में तो नहीं हो सकता। अच्छी खासी नंबर ऑफ क्लासेस इस टॉपिक की भी होंगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक है और ना जाने कहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। इंद्रदेव जी हैं, बहुत बढ़िया है ना। रुबीना जी हैं, सोनी जी हैं, नेहा जी हैं, तनु जी हैं, अर्जुन जी हैं, कुमारी वंदना जी हैं, शिव पूजन जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। जय भीम है, जय भीम है ना। अहाना जी हैं, अर्चना जी हैं, माउंटेन है। अब इसके पीछे जी कैसे लगाऊं मैं? ऐसे ऐसे नाम रख लेते हो आप लोग। पता है जब तुम्हारा नाम रखा गया था तो तुम्हारी बुआ और तुम्हारी मौसी में लड़ाई हुई थी आपस में। बुआ ने कहा था मेरा बताया हुआ नाम रखा जाएगा, मौसी ने कहा था मेरा बताया हुआ रखा जाएगा। फिर पता नहीं फाइनल किसका हुआ हो। पंडित जी को स्पेशली पैसे दिए गए कि बच्चे का नाम कराने दावत हुई, लेकिन तुम जो नाम इतनी मेहनत से रखा गया और तुम नाम रख क्या रहे हो अपना, माउंटेन है। क्या यही नाम है? सच में नहीं है। ठीक है, चलो। तो भैया जब जिस नाम के लिए इतना संघर्ष आपके घर वालों ने किया है ना, तो उस नाम को रखो ना। ऐसे नाम चेंज क्यों करने हैं आपको? काव्या है, खुशबू है, तनुज है, कुमकुम है, वेरी गुड, वंशिका है, वंदना भी है, बहुत बढ़िया, परमजीत, मनीषा, विपुल, प्रीति, स्वीटी, गोलू, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम क्लास को बहुत शानदार लाजवाब तरीके से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बात आप सभी के लिए लिखी है कि हैव पेशेंस, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। यानी कि हमें अपने जीवन में क्या रखना चाहिए? हमें अपने जीवन में पेशेंस यानी कि धैर्य का रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कोई भी चीज जो बाद में आसान हो जाती है उससे पहले वो हमेशा कठिन ही होती है। चाहे आप किसी का भी जीवन देख लीजिए, जो आप लोग देखते हैं कि अगर आपके आसपास एनवायरमेंट में जो भी लोग सफल हुए हैं, जो इन लोगों की जॉब लग गई, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना बुरा समय देखे अच्छे समय पर प्रेजेंट में चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे की जॉब लगी आपकी मिलने वाले की, तो सिर्फ नसीब से नहीं होती चीजें, मेहनत भी उस बच्चे ने उतनी ही की होगी। उसी प्रकार से वो बात अलग है कि भैया कोई है उसके 500 बीघा खेत है और वो तो बस खेत बेच बेच के ही खा रहा है, तो उससे आपको कंपेरिजन मत करना। हम गरीब घर के बच्चे हैं, हमें अपनी रास्ता खुद से मेहनत करके ही बनाना होगा। अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो निश्चित ही अब इसके बाद अच्छा समय ही आने वाला है, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना होगा, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं रखना। पेशेंस हर चीज में, जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब अलग अलग तरीके से मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कोई चीज पढ़ाने वाला हूं और मैं पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले ही एक्सेल शुरू नहीं हो पाया, तो पावर पॉइंट में ये क्या होता है, यहां भी पेशेंस रखो। ठीक है, इसके अलावा और नॉर्मल जीवन में भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, एकदम से हाइपर नहीं हो जाना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास शुरू करते हैं, यहाँ से क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और इस बात को जरूर याद रखना कि पेशेंस बनाए रखना है जब तक आपकी जीत ना हो जाए तब तक, है ना। अगर आपके आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले जो भी आपको टोंट मारते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ मत करो, कोई जवाब मत दो, बस पेशेंस रखो और उनसे कहो कि तुम्हें जवाब मेरा सिलेक्शन देगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन जैसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट रियलिटी है। लेकिन मेहनत करते रहोगे तो सफल जरूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफलता लेट हो सकती है लेकिन मिलेगी जरूर। आगे बढ़ेंगे और जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा MS एक्सेल के बारे में। किसके बारे में? MS एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले बहुत सस्ते, या मैं कहूं बहुत कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में हम यहाँ पर जानेंगे कि MS एक्सेल का यूज हम किस लिए करते हैं। हाँ, MS एक्सेल ये टॉपिक आता है जूनियर स्टूडेंट में, बिल्कुल आता है भाई। सर गुस्सा मत होना, क्यों होगा भाई गुस्सा, बताओ, है ना। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? बस डिस्टर्ब मत किया करो क्लास को। गुस्सा में तब भी नहीं होता जब आप डिस्टर्ब करते हो, बट थोड़ा सा हर्ट होता है कि जहां पर हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको कोई चीज और आपको उसकी कदर नहीं है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे MS एक्सेल। तो MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक उसी प्रकार से MS एक्सेल भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने MS वर्ड बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और वो कंपनी क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसने एक पैकेज लॉन्च किया। तो उस पैकेज के अंदर जो एक चॉकलेट है, जैसे कैडबरी का जो पैकेट आता है उसके अंदर जो एक चॉकलेट है, वैसे ही जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें एक पैकेज मिलता है, उसके अंदर एक आपका सॉफ्टवेयर और आता है MS एक्सेल के नाम से। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम होता है। अब स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या है? तो ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जिनके अंदर आपको रो, कॉलम, सेल्स देखने के लिए मिलती है। बात आती है कि रो और कॉलम क्या होता है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट और टेबल चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो MS Excel is an application software. MS Excel is a part of Microsoft Office. MS Excel is a spreadsheet or worksheet program, and this software is used to create spreadsheet, worksheet, and table chart आदि। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी स्प्रेड, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो काम आप MS वर्ड में कर रहे हो वो काम उसी के जैसे और भी एप्लीकेशंस हैं, है ना। सिर्फ चैट करने के लिए व्हाट्सएप थोड़ी ना, और भी आपके पास ऑप्शन है। ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं MS वर्ड में। ठीक उसी प्रकार से स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करने के लिए भी MS एक्सेल के साथ साथ हमारे पास और भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो सबसे ज्यादा यूज होता ही है, साथ में जॉट फॉर्म टेबल, एप्पल नंबर, गूगल शीट, गूगल कंपनी की है, इधर काल्क, स्मार्ट शीट, सी टेबल, स्टैक बाय, क्विप, लोटस, जोहो शीट, लिब्रे ऑफिस काल्क आदि। तो ये जितने भी आपके नाम है ना, ये जितने भी नाम है, ये सभी के सभी हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ये MS एक्सेल जैसा ही काम करते हैं। सर क्या ये सारे नाम हमें याद करने हैं? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आपको ये सारे काम याद नहीं रखने
है ना। ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, आपको क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ लेना है, इतना इनफ है। ऑप्शन आएगा, आप एलिमिनेट करके आंसर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं इसके इतिहास की तरफ चलूं, एमएस एक्सेल के थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलूं, तो हम देखेंगे कि 1979 में, कब 1979 में डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन ने पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा बनाया था, विजिकाल्क बनाया था। यानी कि एमएस एक्सेल से भी पहले जो पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था विजिकाल्क। ठीक है, ये सब लिखना है, नहीं लिखना आप चाहें तो नोट्स ना भी बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को समझना, और लिखना चाहो तो अपनी भाषा में लिखना जिसे आप खुद समझ सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम मल्टीप्लेन लॉन्च किया, लेकिन यह लोटस 123 से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गया। यानी कि जो लोटस 123 करके एक आपका सॉफ्टवेयर था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उससे जितना अच्छा नहीं था मल्टीप्लेन। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने गुस्से में आकर के एक्सेल 1.0 को लॉन्च किया। मैकिंटोश ये कंप्यूटर का नाम है एक, उसके लिए 1985 में, और फिर 1987 में इन्होंने अपना दूसरा एक्सेल का दूसरा वर्जन विंडोज कंप्यूटर के लिए आया, और इसे सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। किसे, तो हमारे एक्सेल के जो दूसरा वर्जन आया था वो आया था 1987 में, पहला आया था 1985 में। इसके बाद एक्सेल का यूज आप और हम कहां पर कर रहे होते हैं, तो जो एक्सेल होता है इसका प्रयोग आप डेटाबेस तैयार करने में, बड़े बड़े डेटा को व्यवस्थित करने में, मैनेज करने में, देन डेटा स्टोर करने में, डेटा एनालाइज करने में, डेटा एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में, डेटा को ग्राफ के तौर में तैयार करने में हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका, एमएस एक्सेल का। डेटाबेस तैयार करने में, डेटा व्यवस्थित करने में, डेटा स्टोर करने में, डेटा एनालाइज करने में, डेटा एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में इसका प्रयोग होता है। किसका, एमएस एक्सेल का प्रयोग यहां पर हो रहा होता है। क्लियर है यहां तक की बात, बताइएगा एक बार, क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है, यस और नो? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार के जो चार्ट वगैरह होते हैं ये सभी आप एमएस एक्सेल के अंदर बना सकते हो, सीट वगैरह। इसके बाद मैं कुछ वर्जन आपको बताने वाला हूं, ये वर्जन भी आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इन वर्जन को 1 से 2 बार देख लेना है। क्या देखेंगे जी, कि एमएस एक्सेल का जो पहला वर्जन है वो 1985 में आया था, दूसरा वर्जन अभी हमने जाना 1987 में आया था, फिर 11वां वर्जन 2003 में आया, 12वां वर्जन 2007 में आया, और 2007 से ही बदलाव हो गया किसमें, एक्सटेंशन नेम में और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या होता है रो कॉलम अभी आपको बताएंगे। वर्जन 4 2010 में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे करके जान लेना कि 2024 में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आपका वर्जन 19 आया है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बहुत ही बेसिक और बार बार पूछा जाता है वो ये कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम से हम अपनी फाइल को पता करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एमएस एक्सेल में हम अपनी फाइल, एक्सटेंशन नेम से हम अपनी फाइल को पता करते हैं कि किस प्रकार की आपकी फाइल है। ठीक है, वेरी गुड। देखो, जो चीज मैं सुनना चाहता था वही बात एक बहन ने लिखी है, रूबीना नाम है इनका, और इनका कहना है कि सर पहले मैं क्लास के साथ साथ नोट्स बनाती थी बट मुझे समझ में नहीं आता था, अब मैं क्लास के बाद नोट्स बनाती हूँ और मजे ही मजे, मतलब ऐसा इन्होंने नहीं लिखा, बस लिखा मैं बाद में बनाती हूँ, मतलब अब इन्हें समझ में आता है। तो होता क्या है कि जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान पूरा बस उतारने में लगा कि सर कहीं जल्दी से पेज ना पलट दे, मुझे उतनी देर में उतार देना, मतलब आप एक बिना मतलब के कंपटीशन में लगे हुए हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप नोट्स ना भी बनाओ और बनाओ तो बाद में बना लो या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख लो, तो उसमें क्या होगा कि आप पहले पूरी चीज जो मैंने समझाई उसे समझोगे, अपने दिमाग में स्टोर करोगे, उसके बाद लिखोगे तो आपको चीजें 50 से 60% क्लास की क्लास में ही याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन किसी भी फाइल का वो रूप होता है जिसे हम पता करते हैं कि ये हमारी किस प्रकार की फाइल है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, यहाँ पर कि एमएस एक्सेल का जो पुराना 2003 तक का जो वर्जन था उसमें एक्सटेंशन हुआ करता था .xls, लेकिन इसके बाद के, है ना, इसके बाद के क्या जो भी वर्जन आते हैं एमएस एक्सेल में, चाहे वो 365 वर्जन हो, चाहे वो 2007 वाला वर्जन हो, 2010 वाला, 2013 वाला, 2016 वाला, 19, 21, 2024, कोई सा भी आपका जो एक्सटेंशन नेम है वो होगा .xlsx। क्या होगा, वो होगा आपका .xlsx। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा तो ये, लेकिन अगर एक्सेल के साथ मैक्रो अनेबल लिख दिया तो .xlsm कहेंगे, अगर मैक्रो अनेबल ऐड इन लिख दिया तो .xlam लिखेंगे, और अगर टेम्पलेट लिख दिया तो XLTM लिखेंगे। अब बात आएगी कि सर क्या इतना सारा याद करना पड़ेगा, है ना। अब बात आएगी कि क्या सर इतना सारा याद करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा भैया नहीं, बस 1 से 2 बार पढ़ लेना, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, आप देखोगे कि ऑप्शन एलिमिनेट अपने आप हो जाएंगे, है ना, अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको क्लास में ही चीजें याद करा सकूं। इसके बाद दूसरा सवाल आता है, बिल्कुल, है ना, इसके बाद दूसरा सवाल आपका आता है कि बताइएगा कि एमएस एक्सेल को ओपन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। एमएस एक्सेल को हम ओपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कुछ तरीके हैं, जैसे कि, लेकिन मैं पूछा एक ही जाता है कि आप रन कमांड के जरिए, जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन कर रहे थे रन कमांड के जरिए, तो इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो आर बटन जैसे ही आप दबाओगे तो एक बॉक्स आपके सामने खुलेगा, और उस बॉक्स के अंदर आपको एक्सेल लिखना होता है, EXEL। क्या लिखना होता है, EXCEL, है ना, और इस एक्सेल को ओपन लिख करके आप जैसे एंटर बटन दबाओगे तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओ, और एक्सेल या फिर टास्क बार में एक्सेल है तो वहां से, या फिर सर्च बार में एक्सेल को सर्च कर लो वहां से। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हो गए जहां से आप अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये कि जब हम रन कमांड डायलॉग बॉक्स के जरिए एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें कौन सी कमांड वहां पर देनी होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब हम अपने एमएस वर्ड को रन कमांड डायलॉग बॉक्स से ओपन करना चाहते हैं तो हमें वहां पर कौन सी कमांड देनी होती है, तो बताएं। एमएस वर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, एमएस वर्ड में वर्ड लिखने से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने से नहीं खुलता, वहां पर हमें एक अलग कमांड देनी होती है। वो कमांड कौन सी होती है बताएंगे, संगीता जी ने वो कमांड बता दी है, अपनी आप ही बिना पूछे ही बता दी थी, बाकी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या होती है। जैसे मैंने विंडो आर बटन दबाया, मेरे सामने ये खुल गया, इसे हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप करा एक्सेल और मैंने एंटर बटन दबाया तो मेरे सामने यहाँ पर एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है, एमएस एक्सेल। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी आंसर करना शुरू कर चुके हैं, दीपक, सपना, अक्षय, संगीता, चुलबुल, बहुत बढ़िया, पायल, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम विन वर्ड टाइप करते हैं। क्या विन वर्ड, इसका मतलब आप चीजें नहीं भूले हैं, आपको चीजें याद हैं, वेरी गुड। तो हम अगर अपने एमएस एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, विन वर्ड लिखना होता है। और अगर हम अपने पावर पॉइंट को इसी तरीके से ओपन करना चाहते हैं रन कमांड डायलॉग बॉक्स के माध्यम से, तो हमें पावर PNT लिखना होता है, याद रखना।
अब मैंने यहां पर बता दिया, तो पावर पॉइंट में आपको नहीं बताऊंगा ये बात, इसलिए लिख लेना कि जब आप रन कमांड डायलॉग बॉक्स, रन कमांड के माध्यम से जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो वहां पर आपकी जो कमांड देते हैं वो विन वर्ड देते हैं। कौन सी देते हैं? वो हम देते हैं विन वर्ड। फिर एक्सेल जो होता है हमारा, इसके लिए हम लिखते हैं एक्सेल, और पावर पॉइंट के लिए हम लिखते हैं पावर पीएनटी। पावर पॉइंट के लिए हम लिख रहे होते हैं पावर पीएनटी, पावर पीएनटी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, है ना, हाँ बिल्कुल, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जब हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके और हमारे सामने आता है खुल करके, जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। कुछ इस प्रकार का दृश्य हमारे सामने आता है खुल करके। तो ये जो खुल करके पेज आया है, इसके सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाएगा? तो इसके सबसे ऊपर वाली पट्टी को वही कहा जाएगा, बिल्कुल वही कहा जाएगा जो एमएस वर्ड की सबसे ऊपर वाली पट्टी को कहा जा रहा था, और वो क्या था? टाइटल बार। क्या था जी? तो वो था हमारा यहाँ पर टाइटल बार। यानी कि अगर आपसे चाहे तो ये पूछ ले कि एमएस वर्ड की सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या होती है? टाइटल बार। एमएस एक्सेल की सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है? टाइटल बार। एमएस पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है? देन टाइटल बार सेम है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या मिलता है? चाहे एमएस वर्ड का टाइटल बार हो वहां भी क्विक एक्सेस टूल बार, चाहे एमएस एक्सेल का टाइटल बार हो वहां भी क्विक एक्सेस टूल बार, और चाहे पावर पॉइंट का हो वहां पर भी क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद टाइटल बार के राइट साइड में क्या मिलता है? तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिलते हैं देखने के लिए। साथ ही टाइटल बार के बीचों बीच में, इसमें टाइटल बार के बीचों बीच में हमें हमारी एप्लीकेशन का नाम और वो नाम जिस नाम से वो फाइल सेव की गई है ये भी दिखाई देता है, जैसे एमएस वर्ड में था। ठीक है जी। इस टाइटल बार के ठीक नीचे, इस टाइटल बार के ठीक नीचे हमें मेन्यू बार देखने के लिए मिलता है, जैसे एमएस वर्ड में था, है ना, जैसे एमएस वर्ड में था। और इन मेन्यू बार के नीचे हमें रिबन देखने के लिए मिलती है, जैसे एमएस वर्ड में थी। तो यहां तक की तो चीजें वही है, कॉमन है, बस नाम बदल गया है। ठीक है, लेकिन जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है इसके अंदर वो ये कि इस रिबन के ठीक नीचे हमें एक फॉर्मूला बार देखने के लिए मिलता है। कौन सा बार? तो इस रिबन के ठीक नीचे हमें एक फॉर्मूला बार देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, कौन सा देखने के लिए मिलता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार देखने के लिए मिलता है, और इस फॉर्मूला बार के ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें नेम बॉक्स देखने के लिए मिलता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर ये है क्या, फॉर्मूला बार क्या है, नेम बॉक्स क्या है? सभी डाउट क्लियर होंगे आपके इसी क्लास में, निश्चिंत रहें। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ये 1 2 3 करके ऐसे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये रो इंडिकेटर है, यानी कि ये रो की गिनती बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कॉलम हेडर दिखाई दे रहा होगा ABCDEF, तो ये कॉलम की हेडिंग है। मतलब कि देखो एमएस एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो ये जो एक पूरा यहाँ से लेकर एंड तक जो रहेगा वो ई कॉलम है, तो इसकी हेडिंग है ये EF ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे हमें एक स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है। एमएस एक्सेल के सबसे नीचे हमें स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है, जैसे हमें एमएस वर्ड में देखने के लिए मिलता था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस स्टेटस बार के राइट साइड में एमएस वर्ड की तरह जूम स्लाइडर और कुछ व्यू के बटन भी हमें दिए रहते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जैसे पहले स्क्रॉल बार दिया रहता था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वो भी मौजूद होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रो क्या है और कॉलम क्या है, एक एक करके। तो सबसे पहले रो और कॉलम को जानने से भी पहले आप जानो कि आखिर वर्कबुक क्या होता है। तो जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हम जो काम करते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, कि डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। एमएस वर्ड में जो फाइल सेव की जाती है वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है, बाय डिफॉल्ट याद होगा आपको। ऐसे ही जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो जिस फाइल पर हम काम कर रहे होते हैं उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो यह एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई सारी वर्कशीट होती हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। यानी कि जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और उसके अंदर पेज होते हैं, वैसे ही एमएस एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, और इसके अंदर जो पेज होते हैं इन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कबुक, वर्कशीट। ठीक है जी। वर्कबुक क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट और स्प्रेडशीट क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। जैसे कलेक्शन ऑफ पेजेस क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट कहलाता है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हमारा वर्कबुक कहलाएगा। एमएस एक्सेल में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से बुक 1 के नाम से सेव किया जाता है। यानी कि याद करिए, जैसे जब हम अपने एमएस वर्ड को बिना कोई नाम दिए बस खोला और सेव कर रहे थे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम आता था। ऐसे ही अगर आप एमएस एक्सेल को बाय डिफॉल्ट तौर पर सेव करना चाहते हैं तो वहां पर नाम आएगा बुक 1। क्या नाम आएगा? बुक 1। इसके बाद ग्रिड लाइन क्या होता है जी? तो इसका प्रयोग रो और कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग अलग करके दिखाने के लिए किया जाता है। अब कैसे? तो एक एक करके सभी डाउट आगे क्लियर होंगे। ऐसे देखो, सबसे पहले ये बात लिखी मैंने, पहले भी लिखी थी कि एमएस एक्सेल में अगर कोई फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से वो फाइल आपकी सेव होती है। किस नाम से? बुक 1 के नाम से वो फाइल हमारी सेव हो जाती है। तो इन एमएस एक्सेल इफ यू डू नॉट सेव द फाइल विद एनी नेम देन बाय डिफॉल्ट इट इज सेव्ड एज बुक 1। किस नाम से? बुक 1 के नाम से आपकी सेव होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम है वो बुक 1 और एक्सेल लिखा है, यानी कि एप्लीकेशन का नाम और जिस नाम से वो फाइल सेव है। जब आप इस फाइल को किसी नाम से सेव कर दोगे तो फिर बुक 1 हट जाएगा और वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की भी बात क्लियर है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि सर सेल क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, सभी चीजें। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास ही है, एक तरह से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेल क्या होता है। तो जैसे जब आप कोई टेबल बनाते हो, मान लो आपको कोई डिटेल तैयार करनी है और आपने यहाँ पर लिखा रिपोर्ट, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लिखा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, फिर आप यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाते हो। तो जो ये बॉक्स आप बनाते हो ना, इस बॉक्स को ही तो सेल कहा जाता है, इसी को सेल कहा जाता है। यानी कि किसी भी टेबल के अंदर जो हम डिब्बे बना रहे होते हैं छोटे छोटे, उस प्रत्येक डिब्बे को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है जी। तो रो और कॉलम के कटान से बनने वाले खाने, खाना यानी कि नॉट फूड, खाने का मतलब फूड नहीं है, सेल है, बॉक्स है, कि जब रो और कॉलम के कटान से जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को ही हम सेल कह रहे होते हैं। एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई कौन सी होती है? तो एमएस एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई जो है वो भी हमारी सेल ही होती है, वो हमारी
सेल ही होती है। जैसे कि मान लो ये एक टेबल है, रो और कॉलम समझना, इसमें मुझे कितनी लाइनें बनानी है, तो ये तो आपके कॉलम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये कॉलम, ये 1 2 3 4 5, ये तो होते हैं कॉलम, ठीक है। और जो लेटी हुई लाइनें हैं 1 2 3 4, ये होती हैं हमारी रो। क्या होती हैं? रो। तो जो कॉलम होते हैं एमएस एक्सेल में उसे हम ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो रो होती हैं इन्हें हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, काउंटिंग से। अब इन रो और कॉलम के मिलने से जो ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, इन छोटे छोटे बॉक्स को ही हम सेल कहते हैं। और जो ये डिजाइन से आपको दिखाई दे रही है चौकोर बॉक्स वाली, इस डिजाइन को हम ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये लाइन हट जाएगी, डिब्बे फिर भी बने रहेंगे लेकिन ये लाइन दिखाई नहीं देगी। तो अगर ये लाइन देखना चाहते हो तो हम ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? चले, सेल पॉइंटर क्या होता है? द कर्सर इन एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल पॉइंटर बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट टू अ सेल। यानी कि जब भी हम, है ना, यानी कि एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। यानी कि जब भी हमने अपने एमएस एक्सेल को ओपन किया, कुछ यूं दिख रहा है, हमने यहां पर अपने एमएस एक्सेल को यूज ओपन किया कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से, ठीक है। गाना नहीं है कि कुछ इस तरह से मेरी पलकें तेरी पलकों को सजा ले हैं, वो नहीं गा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जैसे अभी हमने पूरी सभी ये वाली बीच वाली जो सिलेक्ट करेंगे तो इसके चारों तरफ एक बॉक्स आता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो शायद इस वजह से, क्योंकि कलर की वजह से। तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कलर में इस प्रकार का कलर कर दिया, अब दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, रुको। ये हमारा एमएस एक्सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब मैं जिस सेल पर क्लिक करता हूं उसके चारों तरफ एक बॉक्स ऐसे करके ग्रीन कलर का एक डिब्बा सा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे करके एक डिब्बा सा बन जाता है आपका, और इसी को हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल यानी कि वर्तमान में इन बहुत सारे डिब्बों में से आप जिस डिब्बे पर वर्तमान में सिलेक्ट हो उसे हम एक्टिव सेल कह रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या है जिस पर हम अभी सिलेक्ट हैं, ये सेल पॉइंटर है। मतलब आप इसे उठा करके जहां भी रख दोगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका सेल पॉइंटर होता है, ठीक है जी। चलो, है ना, बिल्कुल बहुत समझदार बच्चे हैं यहाँ पर, वो सभी के सभी समझ गए हैं कि मैं गा तो गा नहीं रहा था लेकिन मैंने टोपी पहना दी बात कमाल करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिव सेल क्या चीज है जी। तो इतनी सारी सेलों में से अब जिस सेल पर आपने क्लिक करा है वो ही आपकी एक्टिव सेल है। क्या है? इतनी सारी सेल में से जिस सेल पर आपने क्लिक किया है वो आपकी एक्टिव सेल है। कैसे? तो देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। एक स्प्रेडशीट में बहुत सारी सेल हो सकती है, जिसमें वर्तमान में जो सिलेक्ट है, प्रेजेंट टाइम पर जो सिलेक्ट है वो एक्टिव सेल है। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि जैसे आप सिलेक्ट करते हो उसके चारों तरफ एक आउटलाइन दिखाई दे रही थी आपको, वही उससे पता चल जाता है कि ये वाली है, ठीक है। एक्टिव सेल में जो भी आप लिखते हो वो उस सेल में तो दिखाई देता ही देता है, साथ ही साथ आपको वही डाटा फॉर्मूला बार में भी शो होता है। तो एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट कहां शो होता है? और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप कहेंगे कि एक्टिव सेल के अंदर जो कंटेंट होता है वो फॉर्मूला बार में शो होता है। भाई कहां शो होता है? फॉर्मूला बार में। तो द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार, ठीक है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में दिखती है। A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में दिखती है का मतलब क्या है जी? तो A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में दिखती है, यानी कि जब भी आप क्या करोगे, एमएस एक्सेल को ओपन करोगे, मान लो मैंने इस एमएस एक्सेल को बंद कर दिया, ठीक है, और मैंने नए तरीके से एमएस एक्सेल को ओपन करा, तो जब भी हम एक नए एक्सेल को ओपन करेंगे तो क्या होगा? तो जो सेल सिलेक्ट आपको मिलेगी पहले से दिखाई दे रही है A1 यानी कि A1 सेल आपको अपने आप सिलेक्ट हुई मिलती है, ये पहली होती है, ये सबसे पहली सेल होती है और ये हमें मिलती है। अच्छा, अब मैं जो भी चीज यहां लिख रहा हूं वो चीज हमें यहां तो लिखी ही गई है, यहां तो लिखी ही गई है, साथ ही साथ यही डेटा हमारा हमें फॉर्मूला बार में भी दिखता है। ये देखो फॉर्मूला बार में जो डेटा हमने यहां लिखा है वही डेटा हमारा यहां फॉर्मूला बार में शो होगा। यानी कि एक्टिव सेल का कंटेंट उस सेल में तो दिखाई देता ही देता है, साथ ही साथ वो कंटेंट हमें हमारे फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है, ठीक है जी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और जब भी हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो इन एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट A1 सेल इज डिस्प्लेड एज द एक्टिव सेल। ओके, वेरी गुड सर, मैं सब भूलती जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि मैं भूलती जा रही हूँ, बट हम नहीं भूलते हैं, ठीक है। जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जब आपके सामने सवाल आएंगे तो आप अपने आप कर दोगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, आप किसी रास्ते से गए थे आज से 4 साल पहले और कहीं किसी रिश्तेदार के गए हो, कहीं भी गए हो, और फिर आप वहां पे कभी नहीं गए, तो आपको लगेगा यार मुझे तो रास्ता पता ही नहीं है, मैं तो 4 साल पहले एक बार गई थी या गया था, तब से तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे, उस रास्ते पे पहुंचोगे, उस राह पर पहुंचोगे, तो आपको चीजें क्लिक करने लग जाएंगी, है ना, आपको चीजें क्लिक करने लग जाएंगी, आप पहचानने लग जाओगे, हाँ ये था, अरे इसके आगे तो वो वाली दुकान थी, कपड़े की मिठाई की दुकान थी, अरे हाँ यही तो गली है, ऐसे करके हम कर देते हैं। तो अभी आप भले ही पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि पीछे का मैं भूलता जा रही हूँ या भूलता जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप सवाल को देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तो आपको हर एक चीज याद आ जाएगी, निश्चिंत रहो उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़े, वेरी गुड। नेम बॉक्स क्या होता है जी? नेम बॉक्स समझो तो प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है। क्या होता है कि प्रत्येक सेल का अपना खुद का एक सेल एड्रेस होता है, ठीक है। हर अपना एक सेल एड्रेस होता है जो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहां पर? नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर डायरेक्ट उस सेल एड्रेस में उस नंबर को भर करके पहुंच सकते हैं। यानी कि ईच सेल हैज इट्स, लिखना नहीं है ये सब, लिखना नहीं है, सिर्फ समझो कि ईच सेल हैज इट्स ओन सेल एड्रेस व्हिच इज शोन टू अस इन द नेम बॉक्स। विद द हेल्प ऑफ नेम बॉक्स वी कैन गो टू एनी सेल ऑफ द स्प्रेडशीट बाय फिलिंग द डायरेक्ट सेल एड्रेस। बाय डिफॉल्ट A1 सेल एड्रेस इज फिल्ड इन नेम बॉक्स। यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो जो नेम बॉक्स होता है उसमें बाय डिफॉल्ट A1 सेल हमारी भरी हुई होती है, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा था कि जो हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट A1 मिलती है, और नेम बॉक्स क्या है? जो सिलेक्ट है उसी को तो दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर कि यहाँ पर C4 दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है C4 बिल्कुल कॉर्नर में C4। तो ये C4 क्या है? मतलब कि आपने अभी वर्तमान में C4 सेल सेलेक्ट कर रखी है, ये जो सेल है ना C4। तो इस प्रकार से, और अगर मैं जाना चाहता हूं किसी और सेल पे, मान लो मैं जाना चाहता हूं G100 पर, G100 दबाकर एंटर बटन दबाऊंगा, मैं G100 पर आ गया, देखो G
100। ठीक है, तो हमारी ये एक्टिव सेल हो गई। क्लियर है जी? ओके, यहां तक की भी बात क्लियर है। इसके बाद बात आती है सेल एड्रेस बनता कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी सेल का सेल एड्रेस क्या है। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मान लो मैंने इस पे कलर कर दिया, दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है, डार्क कलर करते हैं। अब दिख रहा है सभी को? बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि भाई इसका सेल एड्रेस क्या है। तो देखो, कॉलम कौन सा है? ई। रो कौन सी है? 97। यानी कि इस सेल का जो सेल एड्रेस है वो क्या है? वो E97 है। कैसे पता चला? तो भैया वो तो हमें दिख रहा है ना कि, लेकिन होता क्या है, सेल एड्रेस हम लिखते कैसे हैं? जब भी हमें कोई सेल एड्रेस लिखना होता है तो पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, बाद में रो का नाम आएगा। पहले कॉलम का नाम, देन रो का नाम। ठीक है, चलो जी, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम फिर रो लिखते हैं। जैसे कि A1 एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में होता है, ये बात रिपीटेड है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसे बाद में पढ़ना। आगे एक इंपॉर्टेंट, इन दोनों लाइनों को मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। आगे एक इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट तौर पर अलग से भी नोट डाउन कर सकते हो कि एक्सेल में जब हम नंबर लिख देते हैं और एंटर बटन दबाते हैं तो वो राइट अलाइनमेंट में आता है, और एक्सेल में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है आपका। क्या मतलब है जी? तो देखो समझो कि इफ यू राइट टेक्स्ट इन एक्सेल देन राइटिंग स्टार्ट्स विद द लेफ्ट अलाइनमेंट, एंड इफ यू राइट द नंबर इन एक्सेल देन राइट अलाइनमेंट कम। कैसे? देखो ऐसे, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा बैंक। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पर? मैंने यहां पर बैंक लिखा। ठीक है जी, तो अभी मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं उसके कॉलम को, कुछ यूं। तो जब मैंने इसमें बैंक लिखा और ये सेल है कितनी, इतनी दिखाई दे रही है, उतनी है ये सेल, तो इसमें क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड में लिखी है कि राइट साइड में कि बीच में? तो आप कहोगे भैया क्योंकि आपने बैंक लिखा था तो ये हमारी लेफ्ट साइड में लिखी है। कहां पर लिखी है? लेफ्ट साइड में। बट अगर मैं यहां पर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और एंटर बटन दबा दूं तो ये नंबर ऑटोमेटिक यहां से उठ करके राइट साइड में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तो ये नंबर ऑटोमेटिक उठ करके राइट साइड में पहुंच गए। यानी कि यही बात थी कि एमएस वर्ड में हम जो कोई एबीसीडी लिख रहे होते हैं तो वो हमारी बाय डिफॉल्ट कहां आती है? लेफ्ट साइड में आती है, और अगर हम कोई नंबर लिख रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में आता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर क्या है ना, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर अगर मैं कुछ यहाँ पे नंबर और वो दोनों लिख दूं, मान लो मैं SG20 लिख दूं, है तो क्या होगा? तो भाई लेफ्ट आएगा, ओनली नंबर्स होंगे तो ही राइट आएगा, अदरवाइज। ये दोनों बात याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब आ जाओ इसके बाद रो और कॉलम क्या होता है तो समझो, समझिएगा। तो ये जो है, ये जो पट्टी है ना, ये वाली इस प्रकार से नीचे तक की, तो ये तो होती है कॉलम, और ऑलवेज कॉलम रन्स वर्टिकली। क्या होता है? कॉलम जो है हमारे वो वर्टिकली होते हैं, और ये A कॉलम, ये B कॉलम, ये C कॉलम, ऐसे। ठीक है, रोज रन हॉरिजॉन्टली, जो रो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली रन होती हैं, जैसे कि ये वाली, जैसे कि ये वाली। ठीक है, तो जो ये लेटी हुई है, जो इस प्रकार से जा रही है, तो ये 2 3 क्या है जी? 3 का मतलब है ये इधर, इसमें जो भी डेटा आएगा उस 3 के अंदर होगा। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रो है, और ये जो लंबवत है हमारी, ये हमारे कॉलम है। ठीक है जी, अब बात आती है रो क्या होता है। तो एमएस एक्सेल में रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, व इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाता है। इन एमएस एक्सेल रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7, एंड इन एमएस एक्सेल द कॉलम्स आर वर्टिकल एंड दे आर नेम्ड ABCD। ऐसे करके एमएस एक्सेल में कॉलम वर्टिकल होते हैं और ये नाम ABCD AA के रूप में लिखा जाता है। अब AA के रूप में लिखा जाता है, AA क्या है जी? तो आप देखोगे कि जैसे गिनती है तो गिनती तो कितनी भी लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कॉलम ए से लेकर 26 तक लिखे, जेड तक, तो ये तो 26 तक हो गया, मतलब 26वां कॉलम जेड हो गया, और 27वां कॉलम क्या होगा? तो भाई क्योंकि इसे एबीसीडी के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताओ कि जब कोई मोटरसाइकिल लॉन्च होती है और उसके 26 मॉडल लॉन्च हो चुके होते हैं तो 27वें पे क्या नंबर आता है? आपने मोटरसाइकिल पे लिखा देखा होगा AA। यानी कि ये बता रहा है कि इससे पहले 26 मॉडल आ चुके हैं, ये 27वां मॉडल है। जैसे मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो BS है, BS। अब इसका मतलब क्या है कि पहले तो A से लेकर Z तक 26 मॉडल आए, ठीक है, फिर हमने AA AB AC ACD ऐसे करके चालू करा, और फिर AA से लेकर के AZ तक फिर से 26 मॉडल लॉन्च हुए। ठीक है, 26 कितने हो गए? 52 लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद भी एस, यानी कि अब क्या होगा? जब ए हो जाएगा तो फिर बी ए से एबीसीडी शुरू होगी, बी ए बीबी बीसी बीडी बीडी ऐसे करके, फिर इसमें 19 और जोड़ दो। यानी कि हमारी गाड़ी का जो मॉडल है वो कौन सा है आपका? तो 52 और 19, 52 और 9 61, 71वें नंबर का है। यानी कि 71वें नंबर की जो कॉलम होगा उसका नाम बीएस होगा। 71वें नंबर का जो कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम बीएस होगा। तो लॉजिक समझ में आ गया? होशियार बच्चे हो, समझदार हो, आप सभी समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए इसे समझना नहीं है। ठीक है, तो अब एक सवाल जो आप लोग शुरू से ही पूछ रहे थे और जो आपसे आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा रहती है, वो ये कि एमएस एक्सेल में कुल कितने रो और कुल कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जो 2003 वाले वर्जन थे या 2003 से पहले के जो आपके वर्जन हुआ करते थे, उनमें क्या था कि जो रो होती थी वो 65,536 होती थी, और जो कॉलम होते थे वो मैक्सिमम 256 होते थे, 256 होते थे मैक्सिमम। ठीक है, तो रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल 2003, तो रो होती थी 65,536 और कॉलम होते थे 256। और 256 क्योंकि कॉलम को हम एबीसीडी से डिनोट करते हैं, तो 256वें कॉलम का जो नाम है वो था आईवी। वो क्या नाम था? तो 256वें कॉलम का जो नाम था वो था आईवी। ठीक है जी, लेकिन हुआ क्या कि पुराने वर्जन में जब शुरू में कंप्यूटर आए थे भारत में, तब उतना ज्यादा कोई यूज नहीं करता था, तो 65,536 रो भी खाली पड़ी रहती थी। लेकिन फिर एंट्री हुई हम जैसों की है, हमने क्या करा, जैसे अभी हम गूगल फॉर्म फिल करवाते हैं और 1.5 लाख बच्चा गूगल फॉर्म भर देता है, और जो गूगल फॉर्म हम भरवाते हैं वो एक्सेल की सीट में कन्वर्ट होकर के आता है आपके पास। ठीक है, तो अब अगर ये एमएस एक्सेल 65,536 ही रो अपने पास रखता तो भाई 1.5 लाख लोगों का डेटा एक्सेल सीट में एक ही सीट में कैसे आ पाता? आ ही नहीं पाता। तो जब धीरे धीरे लोगों को ज्यादा की जरूरत पड़ी, लोग भरने लगे 65,536 को भी, एक ही सीट में उन्हें इतना डेटा जरूरत पड़ गई कि उन्होंने सब भर दिए, तो फिर एक्सेल ने अपने आप को अपडेट किया और उसने क्या करा कि कुल रो की जो संख्या है वो दे दी 10,48,576, और कुल कॉलम की संख्या दे दी 16,384, और इस 16,384वें कॉलम का जो नाम है वो है XFD। तो आपसे पूछे
रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल, कोई सा भी वर्जन बाद वाला 365, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024, कोई सा भी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कहेंगे कि इसमें जो कुल रो होती है वो होती है 10 लाख। अब प्रेजेंट में जो रो होती है वो होती है 10,48,576 और पहले हुआ करती थी आपकी कितनी 65,536। कॉलम कितने होते हैं 256 पहले होते थे, अब होते हैं 16,384। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि देखो 2 की पावर होती है, क्या होती है जी 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, सॉरी 1 लिखते हैं पहले, एक इसका मतलब होता है 2, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी कितने होते हैं 1024 दूनी होते हैं आपके 2048, 2048 दूनी होते हैं 4096, 4096 दूनी होते हैं आपके 8192, 8192 दूनी होते हैं 16,384 और 16,384 दूनी होते हैं आपके 32,768। अब ये क्या मतलब है जी, तो देखो 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को 16, 2 की पावर 5 को 32, 2 की पावर 6 को 64, 2 की पावर 7 को 128, 2 की पावर 8 को 100 256, 2 की पावर 9 को 512, 2 की पावर 10 को 1024। ये लिखना नहीं है, ये नोट्स नहीं बनाने, ये बस मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं जो आपको पेपर में कभी कभी कंफ्यूज कर देती है, तो वो आप ना हो तो वो देखना। अब यहाँ पर ये आप उसने समझ लिया। अब देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कॉलम की संख्या 256 है, तो एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि बताओ एमएस एक्सेल 2003 में, एमएस एक्सेल 2003 में कुल कॉलम, ठीक है, और ऑप्शन कैसे देगा, ऑप्शन देगा वो ए बी सी डी, और देखना ऑप्शन कैसे दे रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। बताओ आंसर क्या आएगा। अब आप मुझसे यहाँ से पढ़ के गए थे, आप मुझसे जो पढ़ करके गए थे वो गए थे 256, और आप मुझे मनी मन में खुश हो गए कि सर ने तो 256 पढ़ाया था, ये तो पता नहीं क्या दे दिया। भाई ये कुछ और नहीं है, ये वही है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया 256 यानी कि 2 की पावर 8, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 16,384 की जगह पे कई बार 2 की पावर 14 भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बात क्लियर है यहाँ तक, बताएंगे एक बार, ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो पहली रो जो होती है वो एक नंबर होती है, आखिरी रो आपकी 10,48,576 होती है, पहले कॉलम का नाम ए होता है और आखिरी कॉलम का नाम XFD होता है। क्या होता है XFD। यहाँ तक की बातें क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देंगे जल्दी से। यहाँ तक की सभी बातें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, अगर यस तो हाँ करेंगे और मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, फॉर्मूला बार के बारे में। यहीं तक रखें और जाने, बताओ आज की क्लास को यहीं तक रखें या और जान लें, बताएंगे। यहाँ तक की सभी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई, 2 की पावर 8 बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो याद रखना 256 की जगह 2 की पावर 8 का भी यूज कर सकते हो और 16,384 की जगह 2 की पावर 14 का भी यूज आप और हम कर सकते हैं। बताइए, क्या मेरी आवाज आप सभी तक नहीं पहुंच रही। दोनों ऑप्शन नहीं आता, दोनों ऑप्शन आपका नहीं आता, ठीक है। तो जाते बच्चे कह रहे हैं आज यहीं तक रखिए, ओके आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, इसका रिवीजन करना अच्छे से पढ़ना। 365 क्या है, 365 एमएस एक्सेल का ही वर्जन है, एमएस वर्ड में मैंने डिटेल में बताया था क्या है, ठीक है। तो जैसे एक क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन होता है ये, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।